So, good morning, friends. I'm Dr. Deepak from Ozone Pharmaceuticals Limited. It gives me great pleasure to bring to you the webinar series on pain management. Friends, before getting into the actual topic, I would talk in brief about Ozone Pharmaceuticals Limited and give you an overview about our vision and mission. So friends, the journey of 1,000 miles starts with a single step. हजारों मीलों का सफर एक पहली स्टेप से शुरू होता है। इस फिलॉसफी के साथ हमारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर एस.सी. सहगल सर ने ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की थी। इट वाज मोर देन 3 decades अगो। The vision and mission of Ozone Group. So Ozone Group has adopted the same ideology and promising to act as a protective shield against the harmful effects to humanity and extend a healing touch. Friends, ओजोन की विजन है to add years to life and life to years of humanity. Because ओजोन में हमारा मानना है that life is precious. फ्रेंड्स, जिस तरह ओजोन लेयर हमारे आउटर लेयर में एटमॉस्फेयर के हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड अपने मेडिसिन के साथ और अपने सर्विसेज टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी के साथ हमारे सारे पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करता है एंड protects the humanity because we believe that life is precious. Friends, Ozone wants to become #1 pain management company in the world. And why? ऐसा क्यों करना चाहते हैं? Because we consider pain is the biggest problem and it makes life not worth living. Friends, Ozone Pharmaceuticals में हमारा मानना है कि पेन एक बहुत बड़ी समस्या है और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जिससे लोगों को डे टू डे जीवन जीने में भी परेशानी होती है। So at Ozone, we are determined to create a pain-free world. Friends, at Ozone Group, हम चाहते हैं that we work towards creating a pain-free world. So friends, to fulfill this mission, we have launched Atom Division, जहां pain demands quick relief. Quick relief is ensured in back pain, knee pain, frozen shoulder, neck pain, injured joint as well as elbow pain. तो ये सारे तरह के पेन में क्विक पेन रिलीफ एंश्योर करने के लिए वी आर डिटरमाइंड। सो फ्रेंड्स, ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है जिसमें आप देख सकते हैं क्विक ऑयल है, क्विक स्प्रे, क्विक जेल, क्विक लिमिट as well as quick tablets. So friends, this was in brief about Ozone Pharmaceuticals Limited. Now friends, our today's topic is management of knee pain, and for the same it gives me great pleasure to welcome Dr. Naveen Malhotra sir. So sir, welcome to this webinar and it gives me great pleasure to welcome you sir. Good morning sir. Good morning, Dr. Deepak, and namaskar to all from Dr. Naveen Malhotra from AS Pain Management Center, रोहतक, हरियाणा। और आज आप सबसे हम एक बार फिर से पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव जो है उसके लिए मिल रहे हैं। और हम आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इट इज अबाउट नी पेन, घुटनों का दर्द। और मैं
सच्चाई से कहना चाहूँगा, पूरी ऑनेस्टी से कहना चाहूँगा कि चाहे डॉक्टर हो और चाहे पेशेंट हो, चाहे पेशेंट्स के पेरेंट्स हों या डॉक्टर्स के पेरेंट्स हों, सबको कभी ना कभी घुटनों का दर्द होता ही है। और बढ़ती उम्र के साथ, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, सबको घुटनों का दर्द तंग करता है। ना ही सिर्फ ये तंग करता है, पर इसके इलाज भी बहुत अलग अलग तरह से हैं। कोई एक ऐसा इलाज नहीं है जो सारे पेशेंट्स के लिए फिट बैठता है, और हर पेशेंट्स के लिए हमें अलग अलग तरह के इलाज, उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से, उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, एक हाउसवाइफ की एक्सपेक्टेशंस अलग होंगी, एक वर्किंग वुमेन की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। एक हाउसवाइफ चाहेगी कि मैं अपना नहाना धोना कर लूं, अपने कपड़े खुद पहन लूं, थोड़ा पूजा पाठ कर लूं। वर्किंग वुमेन चाहेगी कि मैं अपना ऑफिस का काम नॉर्मल ढंग से कर लूं, बच्चों का भी ख्याल कर लूं, हस्बैंड का भी ख्याल कर लूं, इन लॉज का भी ख्याल कर लूं। तो ये घुटनों का दर्द, जिसे हम आमतौर के ऊपर नी पेन कहते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अवेयरनेस सबको होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि मैं आज इस पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव का मैं भी एक प्रतिभागी बना हूँ। और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 25-25 सालों का पेन क्लिनिक और पेन मैनेजमेंट सेंटर में एज अ पेन फिजिशियन, जैसे हम नी पेन को मैनेज करते हैं, उसके बारे में आपसे मैं अपने एक्सपीरियंस को साझा करूं। पर मैं एक बात शुरू से ही कह देना चाहता हूं आप सबको, कि दर्द निवारक दवाइयों का सेवन कम से कम करना चाहिए। पेन किलर पेन को किल करता है, पेन को ट्रीट नहीं करता। तो हमें पेन किलर्स का यूज बहुत कम करना चाहिए, और जो सेफ पेन किलर्स हैं उन्हीं का ही यूज हमें करना चाहिए। बहुत सारे और हमारे चीजें हैं जिसके अंदर हम ये और बहुत सारी चीजें और होती हैं जिसके अंदर हमें ये कहा जाता है कि हमें और क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको ये जान करके हैरानी होगी कि भारत में जो घुटनों के दर्द के मरीजों की संख्या है वो करोड़ों में है। चाहे वो दर्द हो, जकड़न हो, लगभग 15 करोड़ लोग एक आज की डेट के अंदर घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम ये भी कहते हैं कि घुटने के जोड़ के अंदर गैप की दिक्कत आ गई है। ये दो हड्डियां होती हैं, भगवान ने दो हड्डी बना के भेजी हैं। जब उनके बीच में गैप बना होता है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं वो होता है, तो ये घुटना आराम से काम करता है। पर जैसे जैसे उम्र के साथ साथ गैप की दिक्कत आती है तो ये हड्डियां आपस में टकराती हैं, और जैसे इस पिक्चर में दिखाया होगा वो सूज जाती हैं। और इसके अंदर हमें चलने के ऊपर, खड़े रहने के ऊपर दर्द होता है। जब हम सुबह सो के उठते हैं उस वक्त दर्द हमें कम होता है, पर जैसे जैसे हम चलते रहते हैं, जकड़न जरूर हो सकती है, वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये आमतौर के ऊपर उम्र के साथ साथ जो बदलाव आते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं। एक और आर्थराइटिस होती है जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं या गठिया का जोड़ के दिक्कत कहते हैं। उसके अंदर ये जो दिक्कत होती है, इसमें आप जब सुबह सो के उठेंगे तब आपको दर्द ज्यादा होगा, और जैसे जैसे थोड़ा सा चलेंगे आप तो आपको वो दर्द कम होता जाता है। कुछ लोग खिलाड़ी होते हैं या कई बार हम सीढ़ी से उतर रहे होते हैं तो टांग ट्विस्ट हो जाती है एकदम से, तो उसके अंदर लिगामेंट, टेंडन और मेनिस्कस, जिसे हम आमतौर पे हिंदी भाषा में छल्ला फटना कहते हैं, छल्ला फट भी सकता है, छल्ला उखड़ भी सकता है। ये सारे के सारे जो है दिक्कतें आ सकती हैं। और एक और इससे इम्पोर्टेंट है वो है अगर कोई भी सूजन होएगी
जोड़ के अंदर, तो उससे जोड़ के अंदर पानी भी भर सकता है, जिसे हम कहते हैं कि घुटने के अंदर सूजन आ गई है, और उसके अंदर वो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो पानी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अब ये घुटने का दर्द होता क्यों है? डेफिनेटली उम्र के साथ साथ चमड़ी में बदलाव आते हैं, बालों में बदलाव आते हैं, हार्ट के अंदर बदलाव आते हैं, ऐसे हमारे घुटने के जोड़ के अंदर भी बदलाव आते हैं। दूसरा है मोटापा, जो एक बहुत बड़ा कारण है घुटनों के दर्द का। पर मैं यहाँ पे भी एक चीज बड़ी ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि हम लोग कह डॉक्टर लोग कह देते हैं कि आप अपना वजन कम करिए, आपका घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। मरीज कहता है जी घुटने का दर्द है, तो चला नहीं जाता, सैर नहीं की जाती, तो वजन कहाँ से कम करूं? तो ये एक विशियस साइकिल होता है। वजन कम करना बहुत आसान नहीं होता है, पर हाँ, अगर चला नहीं जा रहा तो घी चीनी मक्खन जरूर हम कम कर सकते हैं। और कारण है घुटनों के दर्द का कि कुछ लोग खिलाड़ी होते हैं जिनको खूब कई कई किलोमीटर क्रॉस कंट्री करते हैं, रफ सर्फेसिस के ऊपर भागते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर्स के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, जंप करते हैं, उसके कारण घुटनों का दर्द हो सकता है। कोई पहले चोट लगी हो घुटने के ऊपर जो बाद में जाके तंग करती है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम खड़े किस ढंग से होते हैं। अगर हमारा चलने और खड़े होने का ढंग, जैसे ये जो पोस्चर है कि आपकी थाइज और लेग्स और घुटना और पाँव एक लाइन में है, ये एक अच्छा पोस्चर होता है। पर अगर थाइज अंदर की तरफ जा रही हैं, पाँव बाहर की तरफ जा रहे हैं, इससे घुटने के अंदर हमारे जो है दर्द होने के कारण ज्यादा हो जाते हैं। घुटने का दर्द ज्यादा होता है, ज्यादा फ्रिक्वेंटली होता है, और दर्द भी ज्यादा होता है। और फिर कुछ होती हैं कि हमारी एज के साथ मसल्स वीक हो जाती हैं, उसके कारण भी घुटनों का दर्द होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे जिसके अंदर नीचे बैठने वाला काम ज्यादा है, खेतों में काम करना, नीचे बैठ के झाड़ू पोछा लगाना, सीढ़ी ज्यादा चढ़ना, इनके अंदर ज्यादा चढ़ना भी और ज्यादा उतरना भी, उसके अंदर आपको घुटने का दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी पाया गया है कि फीमेल्स के अंदर, माताओं बहनों के अंदर घुटनों का दर्द ज्यादा होता है। कुछ शरीर की बनावट है, कुछ वो काम ज्यादा करती है नीचे बैठ के, और कुछ हार्मोनल कारण होते हैं। तो उम्र के साथ साथ जैसे मैंने बताया आपको, कार्टिलेज जो है और साइनोवियल फ्लूइड वो बनना कम हो जाता है, इसलिए दर्द बढ़ता है। मोटापे के अंदर डेफिनेटली हमें चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने के अंदर घुटने का दर्द ज्यादा होता है। जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, हाई जंप करते हैं, स्कीइंग करते हैं, उनके अंदर घुटनों का दर्द ज्यादा होता है। और अगर चोट लग जाए, जैसे पहले चोट लगी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ हुआ है, उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी डेवलप कर सकती है। और अ, अगर हम अपने जॉइंट्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन डालें, तो उसके अंदर दर्द, सूजन, जकड़न, खिंचाव महसूस हो सकता है। और मांसपेशियों की कमजोरी, चाहे हम प्रोटीन्स कम खाएं, या हम हमारा डाइटरी इनटेक ठीक नहीं है, या हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी की मसल्स और नी जॉइंट की मसल्स कमजोर हो सकती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि बार बार घुटने टेकना, जैसे झाड़ू, कुछ लोग कुछ माताएं बहनें पोछा मारती हैं तो नीचे बैठ के मारती हैं, वाइपर से नहीं लगाती हैं। भारी वजन उठाते हैं जो लोग, है ना, और उसके लिए जो है आप बार बार ऊपर नीचे चढ़ते हैं, उसके कारण होती हैं। इन सब के कारण आपका जो है आपका दर्द बढ़ जाता है। और जैसे मैंने बताया कि माताओं बहनों के अंदर ये शरीर की बनावट और हार्मोनल चेंजेस के कारण ये सब बदलाव आते हैं। अब ये तो हो गए कारण, अब हमें सावधानियां क्या बरतनी है। सबसे पहले तो आपका सारा जो वजन है पाँव, वो पाँव ने उठाना है, और फिर पाँव से उसका जोर घुटनों और कूल्हों के ऊपर पड़ता है। तो प्लीज हील वाले जूते या हील वाले सैंडल मत पहनिए। आप एक अप्रोप्रिएट प्लेन सॉफ्ट शूज पहनिए। स्पोर्ट शूज पहने तो और भी अच्छा है, जिसकी सोल स्ट्रेट हो, पर हील नहीं पहननी चाहिए। जितना हील पहनेंगे, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, उतना दर्द ज्यादा होगा। अपने शरीर की बनावट के हिसाब से अपना वेट रखिए। लगभग हम ये कहते हैं कि अगर आपकी हाइट से 100 माइनस कर दो, अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो आपका वेट 65 किलो होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो आपका वेट 70 किलो होना चाहिए। और ऐसे ही जो एक्सरसाइजेस करनी है हमने, वो बहुत अच्छे ढंग से करनी है। और घुटनों के ऊपर, खासकर जब हम ये
लैंड करते हैं, चाहे क्रिकेटर्स हैं चाहे हाई जंप के बाद हैं, तो उससे हाई इम्पैक्ट पड़ता है घुटनों के ऊपर, जिसके कारण घुटनों के ऊपर दर्द। तो लैंडिंग भी हमारी बड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। जूतों के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, आपका अपना वजन आपको मेंटेन करके रखना है, और जो स्क्वेटिंग और नीलिंग पोजीशन है उनको अच्छे ढंग से मेंटेन करके रखना है। अब घुटनों का दर्द हो गया और आपने अपनी तरफ से जो परहेज रखने थे वो भी रखे, जो सलाह डॉक्टर ने दी वो भी मानी आपने। अब आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, पेन फिजिशियन के पास जाएंगे घुटनों के दर्द के लिए, तो वो आपको सबसे पहले तो तीन चार चीजें जरूर पूछेंगे कि कोई चोट तो नहीं लगी, कोई पाँव तो नहीं मुड़ा, कोई आप बहुत ज्यादा सीढ़ी तो नहीं चढ़ते हो या बहुत ज्यादा सीढ़ी उतरते तो नहीं हो। तो एक जो सबको सलाह दी जाती है 40 साल के बाद, कि आपको नीचे नहीं बैठना, उकड़ू आलती पालती चौकड़ी मार के नहीं बैठना। बहुत सारे लोगों को आदत होती है बेड के ऊपर आलती पालती मार के डिनर करने की। तो बेड सोने के लिए और डाइनिंग टेबल डिनर करने के लिए होता है। 40 साल के बाद आपने, चाहे मंदिर में हो चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, चाहे वॉशरूम में हो चाहे में हो, नीचे नहीं बैठना। या तो ऊंचा प्लास्टिक का चौकी लीजिए, उसके ऊपर बैठ के नहाइए, या शावर से नहाइए। बहुत मुश्किल होता है इंडियन सेट टॉयलेट से इंग्लिश टॉयलेट के ऊपर जाना, पर वो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। पहला 1 महीना मुश्किल होता है, तो आप इंग्लिश टॉयलेट यूज करिए। नीचे बैठ के आपने पॉटी नहीं करनी है। ये आपको परहेज तो रखने ही पड़ेंगे। साथ साथ घुटनों को मजबूत करने के लिए क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं, वो जरूर करनी है। और एक्सरसाइजेस कभी ऐसा नहीं होता कि आज हमने एक्सरसाइज शुरू करी कल से हमारा घुटना मजबूत हो गया। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जो हड्डी के बीच में जो आपस में टकरा रही हैं, अगर ये वाली मसल्स ये मसल स्ट्रांग होंगी तो हड्डी थोड़ी सी पीछे खींचेगी और गैप बनेगा, और गैप वाली दिक्कत खत्म होगी और हड्डियां आपस में मूव कर सकेंगी। क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कहते हैं इसको। कम से कम 20 मिनट सुबह, 20 मिनट दोपहर को, 20 मिनट शाम को करनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होता कि हम पूरे दिन का खाना इकट्ठा खा लें, तो कभी ऐसा नहीं होता कि पूरे दिन का भोजन हम इकट्ठा कर लें। इसके साथ साथ पेन फिजिशियन आपसे ये जरूर पूछेगा कि आपको शुगर तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है। क्योंकि अगर थायराइड बॉडी के अंदर कम है और एल्ट्रोक्सिन जो टेबलेट ले रहे हैं वो कम ले रहे हैं, तो उसके अंदर भी घुटनों के अंदर सूजन बन सकती है, मांसपेशियों में दर्द आ सकता है। शुगर के अंदर भी दर्दें बढ़ सकती है, नसों का दर्द भी बढ़ सकता है। और कोई भी इलाज अगर करना हो तो उसका असर कम आता है। तो इसके साथ साथ एक्सरे जरूर करवाया जाता है खड़े होके पोजीशन में, जिसे हम एक्सरे नीज कहते हैं, वेट बेयरिंग व्यू, ताकि उससे पता चलेगा एग्जैक्ट हमारी ग्रेडिंग कितनी है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। अगर ग्रेड 2 और 3 है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो उसके अंदर मेडिसिन और इंजेक्शन थेरेपी जो होती है वो काफ़ी कारगर होती है। इंजेक्शन थेरेपी के अंदर ग्रेड 4 के अंदर हम आमतौर के ऊपर ऑपरेशन की सलाह देते हैं, और ग्रेड 1 के अंदर चरे परहेज की सलाह देते हैं। दवाई जैसे मैंने कहा, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के अंदर शॉर्ट कोर्स देते हैं नसैड्स का, और जेल लगाने के लिए देते हैं कि सुबह दोपहर शाम जेल लगाइए, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करिए। घुटनों को ग्रीस बनाने के लिए भी ग्लूकोजामीन और डाइसरीन के कॉम्बिनेशन आते हैं, वो भी दिए जाते हैं। और अगर फिर भी पेशेंट कह रहा है कि मुझे पेन में रिलीफ नहीं है, तो पीआरपी का इंजेक्शन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, आपके अपने खून से 18-20 ml का खून लिया जाता है, उससे से प्लेटलेट्स बनाए जाते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को घुटने के जॉइंट के अंदर एक्सरे की मशीन में देख के इंजेक्ट किया जाता है, और अपने खून से बढ़िया कोई दवाई नहीं होती है। आमतौर के ऊपर 2 इंजेक्शन लगते हैं 3 से 4 हफ्तों के गैप के ऊपर। इसका पीआरपी का इफेक्ट 3 हफ्तों के बाद आना शुरू होता है, पर इफेक्ट लंबा रहता है। विस्को सप्लीमेंटेशन भी इंजेक्शन लगता है, जिसे हम आमतौर के ऊपर ग्रीस का इंजेक्शन करते हैं। थोड़ा महंगा होता है, पर वो भी जो जॉइंट का अंदर ग्रीस है उसको रिस्टोर करता है, ताकि जो जोड़ की हड्डियां आपस में आराम से मूव कर सके और दर्द ना हो। लोकल एनेस्थेटिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन भी लगता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं जो
पेशेंट्स को लगते हैं और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं जो खिलाड़ी खाते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो दिए जाते हैं उससे दर्द और सूजन कम होती है, और उनका असर बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता है। उसके बाद एक टेक्निक का नाम है जेनिकुलर नर्व ब्लॉक। उसके रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन करते हैं। घुटने के आसपास 3 नर्व होती हैं, जेनिकुलर नर्व की 3 ब्रांचेस होती हैं, उनको रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन से शांत किया जाता है। वो खासकर तब यूज किए जाते हैं जब ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो और मरीज घुटने का ऑपरेशन करवाने के लिए अभी तैयार नहीं है। पर जो मर्जी कह लीजिए, घुटनों के दर्द के लिए पहला इलाज है दवाइयाँ, परहेज, एक्सरसाइजेस। दूसरा इलाज है दवाइयाँ, परहेज, एक्सरसाइजेस और इंजेक्शन। और तीसरा इलाज है दवाइयाँ, परहेज, एक्सरसाइजेस और ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर जोड़ बदलने का ऑपरेशन भी होता है, घुटने के अंदर दूरबीन से साइनोवियल फ्लूइड का लवाज का भी ऑपरेशन होता है, और कुछ थोड़ा सा बोन का हिस्सा काटते हैं वो भी ऑपरेशन होते हैं। पर हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऑपरेशन के बाद भी आते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि चौथा इलाज है दवाइयाँ, परहेज, कसरत, ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन। तो घुटनों का दर्द एक चैलेंजिंग बीमारी है, पर उसके इलाज आज के दिन में है और संभव है। एक बार आपके घुटनों का पेन कम हो गया तो हमें ये भी कोशिश करनी है कि हमारे पेन दोबारा ना हो। उसके लिए हमें अपने दिनचर्या और एक्सरसाइजेस नियम से करनी है। जो परहेज डॉक्टर ने सिखाए हैं, पेन फिजिशियन ने समझाए हैं, वो कम करने हैं। एक ये बड़ी मिथ है कि हमें सैर खूब करनी चाहिए, नहीं। घुटनों के लिए साइकिलिंग ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, घुटनों की एक्सरसाइज ज्यादा अच्छी है, पर अगर हम बहुत ज्यादा सैर करेंगे तो घुटने और ज्यादा घिसते हैं। तो 1-2 किलोमीटर सुबह, 1-2 किलोमीटर शाम को काफी है, इससे ज्यादा सैर करने की जरूरत नहीं है। और चलने का पोस्चर जैसे ये है कि कमर भी सीधी है, और थाइस, जांग और टांग वो भी एक लाइन के अंदर है, ये एक सही पोस्चर है। ये आगे सिर झुका के रखना, कमर पीछे करके करना, ये गलत है। ऐसे ही अगर कोई लोग भाग रहे हैं, ये एक टांग पीछे, एक टांग आगे, एक हाथ आगे, और कमर और गर्दन एक लाइन में, कमर, गर्दन और कुल्ला एक लाइन में, ये बिल्कुल एक ठीक पोस्चर है। साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। आमतौर के ऊपर हम यही कहते हैं जो 40 साल के ऊपर की उम्र के हैं कि कम से कम 2 गिलास दूध पिए, मलाई उतार के या डबल टोन। अगर दूध, दही ये ज़्यादा लीजिए। और जो भी घर के अंदर फ्रूट्स आए हुए हैं जिनके अंदर खूब सारे विटामिन सी और डी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे जोड़ और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वो हमें खाना चाहिए। और अलग अलग जगह की अलग अलग बातें हैं। कई जगह के ऊपर होता है कि भाई हमारे गांव के मरीज आमतौर पर कहते हैं कि जब हम लस्सी ना पिए तो हमें दर्द होता है, और शहर के मरीज कहते हैं कि अगर हम लस्सी पिए तो दर्द होता है। पर फिर भी आपको पता होता है कि शरीर ये इस डाइट से मेरा दर्द बढ़ रहा है। ऑल सेड एंड डन, दूध कभी नुकसान नहीं करता। दूध से घुटनों में सूजन नहीं होती, दूध से मवाद नहीं बनती। ये मातियां हैं, इनको दूर कर देना चाहिए। और घर में जो भी फल फ्रूट आए हुए हैं, जो भी घर में खाना बन रहा है, सब्जियां हैं, दाल है, वो हमें लेना चाहिए। एक्टिव रहिए, साइकिलिंग करिए, घुटनों की एक्सरसाइजेस करिए, गलत ढंग से मत भागिए, ना चलिए, और एक प्रॉपर आहार लीजिए। ये इन सब से आपका घुटनों का दर्द दोबारा नहीं होगा। एक चीज मुझसे बहुत बार बार पूछी जाती है कि डॉक्टर साहब, दवा लेने से पहले जो पूछते हैं कि हमने दवा ली तो हमें कितना लंबा आराम रहेगा। घुटनों के दर्द के अंदर मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, डॉक्टर का काम आधा होता है। डॉक्टर दवा लिख सकता है, इंजेक्शन लगा सकता है, परहेज और एक्सरसाइजेज तो आपको ही करनी है। ऐसा भी नहीं है कि आपके नाम के आपका हस्बैंड कर ले या आपका बेटा कर ले और फल आपको मिल जाए। ये आपको ही एक्सरसाइज करनी है, नियम से करनी है, रेगुलरली करनी है, और दिन में कम से कम पौने से 1 घंटा करनी है, 2 से 3 बारी। नीचे बिल्कुल नहीं बैठना, आगे झुक के काम नहीं करना, उकड़ू आलती पालती चौकड़ी मार के नहीं बैठना, सीढ़ी कम से कम चढ़नी है। पेन किलर के अंदर
शॉर्ट कोर्स डेफिनेटली एटोरिक का देते हैं, पर वो 2 हफ्तों के बाद उसको पैरासीटामोल में शिफ्ट कर देते हैं। जेल, ऑयल, स्प्रे ये लगा के एक्सरसाइज करना काफी कंफर्टेबल रहता है। अगर डॉक्टर आपको इंजेक्शन की सलाह दे तो पीआरपी का इंजेक्शन, ग्रीस का इंजेक्शन, इसको विस्को सप्लीमेंट कहते हैं, एनेस्थेटिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, ओजोन का इंजेक्शन, ये सारे इंजेक्शंस घुटने के अंदर लगते हैं, जिसे हम इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ नी जॉइंट कहते हैं। ये घुटनों के एक्सरे की ग्रेडिंग, जो एक्सरे स्टैंडिंग पोजीशन में करवा के और साथ साथ आपका शुगर और थायराइड चेक करके कि अगर वो कंट्रोल में है तो ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ग्रेड 4 के अंदर जेनिकुलर नर्व ब्लॉक, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, जिससे सिर्फ दर्द वाली नसों को शांत किया जाता है, बाकी सारा घुटना ठीक काम करता है। इसके भी अच्छे रिजल्ट्स हैं, और खासकर उन मरीजों के अंदर जिन्होंने जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा दिया है पर फिर भी दर्द रहता है। तो मैं यही कहूंगा आप सबसे कि स्वस्थ रहिए, प्रिकॉशंस लेते रहिए, एक्सरसाइजेस करते रहिए। जो ये परहेज और एक्सरसाइज ये 40 साल से कोई भी हो, चाहे मरीज हो चाहे डॉक्टर हो, सबको ये निभाना चाहिए। मैं आपके सुखद और दर्द रहित जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Yes, sir. Then thank you so much, sir, for such an insightful session on knee pain management. So हमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि दैट बहुत सारे लोगों को सेशन काफी अच्छा लगा, और वी हैव मोर देन 50 क्वेश्चंस सर फॉर यू। तो एज योर टाइम परमिट आई एम सर, रेडी टू मैं आंसर आपको ऑल एक ऑफ देम। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूछता जाऊंगा सर। सो मिस्टर अमित गौतम पूछते हैं, माय मदर हैज नी पेन एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस फॉर लास्ट 2 years. हर एज इज 81, सो व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड टेक? 81 ईयर्स में शी हैज ऑस्टियोआर्थराइटिस। देखिए, 81 ईयर्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस होना कॉमन चीज है। और प्रिकॉशंस की अगर मैं बात करूं तो उनको किसी भी कार में नीचे नहीं बैठना है, जैसे मैंने बताया, उकड़ू आलती पालती चौकड़ी मार के नहीं बैठना है, और सीढ़ी चढ़ने वाला काम कम से कम करना है। मलहम लगा के उन्होंने एक्सरसाइज करें, घुटनों की एक्सरसाइजेस। और अगर ज्यादा दर्द हो तो पैरासीटामोल की गोली 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम की गोली 100 जरूर पड़ने पर एक शाम को ले सकती हैं। फिर भी अगर दर्द में राहत ना मिले तो अपने एक्सरे और ब्लड शुगर की जो भी ब्लड के टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट के साथ नजदीक के पेन फिजिशियन से, पेन क्लिनिक में जाके मिलिए। ग्रेट सर। सर दीपाली जी पूछते हैं दैट जॉइंट पेन व्हाइल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स एंड देयर इज अ फ्रिक्शन इन नी व्हिच इज अनबेरेबल, सो हाउ डू वी स्ट्रेंथन एंड गेट आवर नी मोबिलिटी अगेन? मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त बहुत घुटनों के ऊपर जोर पड़ता है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ चढ़ते वक्त पड़ता है, उतरते वक्त भी उतना ही या उससे ज्यादा जोर पड़ता है। तो मैं अपने जितने भी श्रोतागण हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं तो सोच के जाइए, प्लान करिए कि मैं 3-4 काम इकट्ठे करके आ जाऊं नीचे। नहीं तो होता क्या है, हमें पता ही नहीं चलता, दिन के अंदर हमारे 20-25 चक्कर लग जाते हैं ऊपर नीचे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप जाइए ऊपर, तो ऊपर से बार बार ऊपर नीचे मत होइए, प्लान करके जाइए। दूसरा, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको एक बारी जब आप किसी डॉक्टर से संपर्क करेंगे या फिजियोथेरेपिस्ट से, वो आपको क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज सिखा देंगे, जिसके अंदर आपको कुर्सी के ऊपर बैठना होता है, टांग सीधी करनी होती है, पंजा अंदर मोड़ना होता है 10 सेकंड के लिए, पहले एक टांग फिर दूसरी टांग, ऐसे ऐसे 10 सेकंड के लिए 10 बारी एक टांग दूसरी टांग, ऐसे ही लेट के भी घुटने के नीचे तकिया लगा के उसको नीचे दबाना होता है और पंजा अंदर करना होता है। पर मैं चाहूंगा ये एक्सरसाइजेज एक बारी आप निगरानी में सीखिए और उसके बाद घर पे अपना करिए। स्ट्रेंथनिंग मसल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा अगर यूरिक एसिड नहीं बढ़ा हुआ तो प्रोटीन साथ में लेके मसल्स के साथ और दूध लेके आप एक्सरसाइज करिए, आपकी मसल्स 2 से 3 महीने में स्ट्रांग हो जाएंगी। एंड यू कैन डू, अगर देखिए जरूरी है, हर जगह लिफ्ट नहीं लगी हुई है और हर चीज लिफ्ट से भी नहीं हो सकती है, पर
2 से 3 महीने के अंदर आपकी नीज इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो आपका रोजमर्रा काम उठा सकें। एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास सुविधा है सीढ़ी की और रैंप की, तो बेटर है कि रैंप पे चढ़िए रादर देन स्टेयर्स के ऊपर। थैंक यू सर फॉर द डिटेल्ड आंसर। सर सुदीप्ता जी दे जी पूछ रहे हैं दैट इज ओवरवेट अ रीजन फॉर नी पेन? डेफिनेटली ओवरवेट इज डेफिनेटली अ कॉज फॉर नी पेन। जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताया कि मोटे आदमियों को घुटनों का दर्द के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं सिर्फ घुटने के दर्द नहीं, उनको और ज्यादा बीमारियां, चाहे हार्ट की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे घुटनों की हो, चाहे कुओं की हो, इंसिडेंस ज्यादा होता है। क्योंकि अगर चलने के अंदर सारे चीजें लोड ज्यादा बढ़ता है। मैं इस चीज से भी एग्री करता हूँ कि वेट कम करने के लिए थोड़ी सैर भी करनी चाहिए, पर सिर्फ सैर करने से वेट कम नहीं होगा। और जब घुटनों में दर्द है तो सैर भी नहीं होगी। तो आपको अपने खान पान के ऊपर भी देखिए, दोनों चीजें साथ साथ चलती है भी और एक्सरसाइजेज भी। तो जो 3 सफेद पॉइजन हैं, जिन्हें हम बटर, शुगर एंड सॉल्ट कहते हैं, इनको आप बंद कर दीजिए और घी को भी कम मात्रा में सेवन करिए। जितना डाइट के ऊपर ख्याल रखेंगे, उतना आपका वेट जो है अब कम होगा। और एक होता है पेट भर के खाना, और एक होता है कि रज के खाना। ठीक है, तो पेट मत, जिससे आपकी तृप्ति हो जाए उतना ही खाना खाइए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर। सर एक सवाल मिस्टर सनी राज जी ने पूछा है कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट इज फाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स 70+ ईयर्स में, क्या नी रिप्लेसमेंट कराना सेफ होता है फॉर सीनियर सिटीजन्स? नी नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि जिनका ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कि हड्डियां बिल्कुल आपस में जुड़ गई हैं और उनको बोइंग हो गई है, कि जो नीचे वाली हड्डी है वो ऐसे अंदर की तरफ मुड़ गई है ना, ऐसे दोनों हड्डियां अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो और ऐसे कैसे ऐसे करके चल रहे हैं। आपने मेडिसिन भी ले ली हैं, नी के इंजेक्शन भी लगवा ली हैं। तो आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति तो कर ली है कि ऑपरेशन किसी भी एज में संभव है। पर डेफिनेटली नी जॉइंट का ऑपरेशन अब पहले से बहुत सेफ है। और आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। ऑपरेशन के दौरान 5 से 7 दिन आपको भर्ती भी रहना पड़ता है, और उसके 4 से 6 हफ्ते बाद आपको फिजियोथेरेपी एक्टिवली करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। तो अगर ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो नी जॉइंट कॉमनली किया जाता है। एज के हिसाब से चाहे एनेस्थीसिया टेक्निक्स हो, चाहे सर्जिकल टेक्निक्स हो, साइंस ने उतनी प्रगति कर ली है कि वी कैन ऑपरेट इवन ऑन पेशेंट्स हु आर 70 ईयर्स और 80 ईयर्स ऑफ एज। थैंक यू फॉर दैट आंसर सर। सर एक क्वेश्चन सुधीर शर्मा जी ने पूछा है कि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस फर्स्ट टाइम डायग्नोज होता है तो उसको स्टेज 4 तक जाने का जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो करने के लिए क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं टू डिले द प्रोग्रेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस? ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली बहुत सारे इंटेलिजेंट पेशेंट्स आते हैं, पहली बार घुटनों में दर्द होता है, तुरंत पेन क्लिनिक आके हमसे सलाह लेते हैं। तो हम यही कहते हैं कि आप बिल्कुल टाइमली आ गए हैं। तो अगर यूजली ये प्रेजेंट करता है अराउंड 40 ईयर्स ऑफ एज, आपने उसके बाद डाइटरी मॉडिफिकेशन, अपनी प्रिकॉशंस और एक्सरसाइज, अगर ये 3 कर लेते हैं। प्रिकॉशंस में दोबारा से बोल देता हूँ, नीचे बैठना बंद, उकड़ू आलती पालती चौकड़ी मार के बैठना बंद, सीढ़ी चढ़ना बंद, मंदिर में, गुरुद्वारे में, दुख में, सुख में, वॉशरूम में नहाते वक्त, कहीं पे भी आपने नीचे जो ऊंची वाली प्लास्टिक की चेयर होती है उसके ऊपर, या प्लास्टिक के जो स्टूल होते हैं उसके ऊपर बैठ के काम करना है। बहुत सारे पेशेंट ये भी कहते हैं नीचे, मंदिर में पूजा तो नीचे बैठ के करनी चाहिए। किसी ग्रंथ में, किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि नीचे बैठ के पूजा करनी चाहिए। आप कुर्सी पे बैठ के पूजा करिए। कहीं किसी फंक्शन में भी जाते हैं तो नीचे मत बैठिए, चेयर पे बैठिए। आपको क्यों अपनी तकलीफ को बढ़ाना है उसके लिए।
दूसरा, घुटनों की जो क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज हैं वो नियम से करें। और खाने पीने के अंदर जिन चीज़ों से घुटनों का जो है स्ट्रेंथनिंग मिलती है, मसल्स, थोड़ा प्रोटीन खा सकते हैं, जैसे मैंने कहा आपको फ्रूट्स हैं, और उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन होते हैं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर जो आप जोर दे सकते हैं। और कुछ डाइट में अगर टेबलेट्स ऐड करनी है तो मैं ये कहूँगा कि जेल ऑयल लगा के एक्सरसाइजेस करिए, और पेन किलर बिल्कुल मत लीजिए। ग्लूकोजामीन और डायसरीन जो घुटनों का ग्रीस बढ़ाने में काम करती हैं, वो 3 महीने तक आप एक गोली रोज की खा सकते हैं, वो पेन किलर नहीं है। ओके, थैंक यू सर। एंड सर, वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, पर एक आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ जो चार पांच अलग अलग हमारे ऑडियंस ने पूछा है। जैसे धीरज वर्मा जी है, सुधीर कोल जी है, वो पूछते हैं कि जब भी स्टेयर्स से ऊपर जाते हैं तो नी पेन होता है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, और ये अवॉइड करने के लिए कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर स्टेयर्स चढ़नी कंपल्शन है तो एक तो धीरे धीरे चढ़िए, और साथ में आप रेलिंग की सपोर्ट ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो सीढ़ी का राइजर होता है, आमतौर के ऊपर 4 इंच का राइज सफिशिएंट होता है। 7-7 इंच, 8-8 इंच की ऊंची सीढ़ियां बनाई जाती हैं, उसको चढ़ने के ऊपर जोर ज्यादा लगता है। पर स्टैंडर्ड है कि 3 से 4 इंच का सीढ़ी का राइज होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा सीढ़ी ऊंची नहीं होनी चाहिए, ताकि आप आराम से कंफर्टेबली चढ़ सकें। दूसरा, चढ़ते वक्त जल्दबाजी मत करिए, आराम आराम से चलिए, आराम आराम से उतरिए। कई बार क्या होता है, जल्दी चलने के अंदर हमारा पाँव फिसल भी सकता है, लिगामेंट इंजरी भी हो सकती है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बढ़ सकती है। दूसरा, प्लान करिए। मेरी इतनी माताएं बहनें हैं जिनसे कई बार हम पूछते हैं ना कि आप एक पेज के ऊपर लिखो कि आप दिन में कितनी बार सीढ़ी चढ़े, तो कोई लिख के लाता है 40, कोई 48, कोई 45, और हम कहते हैं कि 1-2 बार ही चढ़ो, और फिर वो धीरे धीरे प्लान करने लग जाती है, तो 48 से 4 पे आ जाती है। तो इसलिए, और कई बारी मजबूरी भी होती है, घर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर होता है, तो हम रिकमेंड भी कर देते हैं कि अगर आप कोई बार सरकारी क्वार्टर में रहते होते हैं तो हम लिख के देते हैं उनको कि भाई इनको इफ पॉसिबल ग्राउंड फ्लोर का कर दिया जाए, ताकि ऊपर चढ़ने वाला काम ही खत्म हो जाए, है ना। वो आंगन के अंदर अपने कपड़े सुखा सकते हैं, जो थोड़ी बहुत सैर करनी है वो नीचे के नीचे ही निकल गए, कोई शॉपिंग करनी है, सब्जी लेनी है, फ्रूट करना है, तो उसके लिए उनको बार बार सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ड्यूटी पे जाना है, ड्यूटी से आना है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें हमेशा हमेशा ख्याल रखनी चाहिए। घुटनों का दर्द का मैं इसलिए दोबारा से रीइंफोर्स करना चाहूंगा कि हमें पेशेंट को ठीक करना है, पेशेंट को ठीक रखना है, पेशेंट को ठीक चलाना है, चाहे वो दवाइयों से हो, चाहे वो जेल से हो, चाहे वो ऑयल से हो, चाहे वो इंजेक्शन से हो, चाहे वो दूरबीन के ऑपरेशन से हो, चाहे वो रिप्लेसमेंट से हो, इंजेक्शन से भी, चाहे पीआरपी के इंजेक्शन से हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी के इंजेक्शन से हो, ग्रीस के इंजेक्शन से हो, ओजोन के इंजेक्शन से हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन से हो। ये सब ट्रीटमेंट मोडालिटीज पेशेंट के साथ डिस्कस करके, उनसे बात करके, उनको समझा के ये सारी मोडालिटीज की जाती हैं। हमारा काम पेशेंट को सही राय देना है, दवा लिखना है, इंजेक्शन लगाना है, जरूरत पड़ने के ऊपर सर्जरी करना है। पर परहेज और एक्सरसाइजेस, प्रिकॉशंस और एक्सरसाइजेस, परहेज और कसरत तो पेशेंट को खुद करनी है, ये बहुत जरूरी है। अगर दोनों चीजें मिलती हैं, डॉक्टर और पेशेंट साथ में मिलकर काम करते हैं, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे कई कई पेशेंट्स, चाहे वो पीआरपी का इंजेक्शन लगा के गए हो, चाहे लोकल एनेस्थेटिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा के हो, चाहे रेडियो फ्रिक्वेंसी का करवा के गए हो, उनको हम आमतौर के ऊपर कहते हैं कि 2 साल के लिए आपको आराम रहेगा, वो 4-4, 5-5 साल निकाल देते हैं, बिना किसी पेन किलर के, जेल लगा के एक्सरसाइज करते हैं, प्रिकॉशंस रखते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम बहुत बढ़िया से बढ़िया टेक्निक से इंजेक्शन लगाते हैं, पर वो बैठे रहते हैं, ना कोई परहेज निभाते हैं, ना वो एक्सरसाइज करते हैं, उनके अंदर कुछ में दर्द वापिस आ जाता है। सेम इज ट्रू विद सर्जरी ऑल्सो, चाहे आप दूरबीन का ऑपरेशन करवाएं, चाहे ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करवाएं, आपको प्रिकॉशंस और एक्सरसाइजेस तो उसके पहले भी और उसके बाद भी करनी है। हम तो अपने पेशेंट्स को पहले, कोई आते ही हुए कह देता है ना कि डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन लगाते हो, हमें पीआरपी का इंजेक्शन लगा दो, तो हम उन्हें कहते हैं नहीं, पहले आप हमें बताओ कितनी देर एक्सरसाइज करते हो, परहेज कितना निभाते हो।
अगर पेशेंट कहता है हाँ जी मैं वो चीज़ सब कर रहा हूँ और वो करके दिखाता है तो हम उसी दिन इंजेक्शन लगा देते हैं। नहीं तो हम उसको कहते हैं कि पहले 2 से 3 हफ्ते जाओ, परहेज निभाने और एक्सरसाइज करने की आदत डालो। जब ये आपको आदत डल जाए उसके बाद हम इंजेक्शन लगाएंगे। तो इसलिए हाँ, कोई मन में भ्रांति और या कोई रिजिडनेस नहीं रखनी कि मुझे ये काम नहीं करवाना, मुझे जेल नहीं लगाना, मुझे गोली नहीं खानी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। नहीं, ये आपके लिए कौन सा अच्छी चीज है, ये आपके जांच करने के बाद, आपका एक्सरे देखने के बाद, आपके लाइफ एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, उन सबको जानते हुए वो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि कोई बहुत ज्यादा ट्विस्ट दबवाना मलवाने वाला काम नहीं करना चाहिए, झटकों से बचना चाहिए, प्लेन सरफेस के ऊपर वॉक करनी चाहिए, हील मत पहनो। कई बार हम घुटनों के मरीजों को चप्पल का आउटसाइड का जो सोल होता है उसको उसके नीचे रबड़ लगवा देते हैं ताकि वो चीज उठ जाए, ताकि थोड़ी सपोर्ट मिल जाए। उसे कहते हैं कि भाई लेटरल एजेस के ऊपर सोल को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देना। नी कैप्स होती हैं, वो पहनने के लिए भी कहते हैं। कई बार नी कैप से पाँव के नीचे सूजन हो जाती है, घुटने तो ठीक रहते हैं पर पंजों में सूजन हो जाती है, तो उतने अप्रोप्रिएट साइज की नी कैप्स भी हेल्प करती हैं। अगर आप लंबा चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, रेस्ट करते वक्त और होते वक्त उसको उतार देना चाहिए। सब चीजें मिलके डॉक्टरी सलाह के साथ, कई लोग घुटनों के आसपास टैटू करवा लेते हैं कि इससे दर्द खत्म हो जाएगा, कोई नाइफ से कटवा लेता है, गंदा खून बाहर निकल जाएगा, है ना, कोई जो पटेला होती है जैसे कटोरी भी कहते हैं कुछ लोग, उसको मैनिपुलेट करवा लेता है। हम जो भी चीज होती है सब नजरों के सामने। अगर एक्सरे इंजेक्शन लग रहा है तो एक्सरे की मशीन में देख के, अल्ट्रासाउंड की मशीन में देख के लगता है कि वो घुटनों के अंदर ही जा रहा है। और जो घुटनों के कंपार्टमेंट्स हैं, सबसे ज्यादा मीडियल कंपार्टमेंट अफेक्टेड होता है, पर मीडियल में भी जा रहा है, मिडल और लैटरल में भी जा रहा है, ताकि पूरे घुटने के अंदर दवाई फैल गई है। तो सारा काम साइंटिफिक तरीके से होता है। आपको घुटनों की दिक्कत हो, आप अपने लक्षण, अपनी परेशानियां, अपनी क्या आप करना चाहते हैं, ये सब लेके पेन क्लिनिक में पहुंचे, पेन फिजिशियन से मिले, और जैसे वो ट्रीटमेंट एडवाइस करता है, चाहे वो मेडिसिन हैं, चाहे प्रिकॉशंस हैं, चाहे एक्सरसाइज है, चाहे इंजेक्शन है, चाहे सर्जरी है, उसको फॉलो करिए। Thank you so much, sir, for such a elaborate response. सर, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपने आंसर कर लिए हैं हमारे ऑडियंस के। सो नाउ आई वुड लाइक टू हैंड इट ओवर टू शाहिद जी फॉर वोट ऑफ थैंक्स। सो शाहिद जी, ओवर टू यू। Thank you, Dr. Saab. And really, one of the interesting topic, I must say, कि knee pain, ओल्ड एज प्रॉब्लम है, इवन लाइफ स्टाइल है। आज की डेट में दिल्ली एनसीआर जैसी ट्रैफिक या मुंबई जैसे जो लॉन्ग ड्राइविंग है, पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस। बट आपकी जो टिप्स हैं, मुझे लगता है कि ये मेडिसिन के साथ साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक हेल्प करेगी इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए, कि दर्द मुक्त सोसाइटी को बनाने के लिए। एंड स्पेशली आपका थैंक्स, आप इतने शेड्यूल के बावजूद भी संडे टाइम निकाल के अपना क्लिनिक एंड ओपीडी छोड़ के अगर आप दे रहे हैं, तो ऑन बिहाफ ऑफ ओजोन वी आर वेरी थैंकफुल यू। एंड द पार्टिसिपेंट जिन्होंने ज्वाइन किया, उनको मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ये मैसेज। ओजोन डॉक्टर नवीन महलोत्रा के साथ मिलके, प्रोफेशनल्स, इंडिया के टॉप मोस्ट प्रोफेशनल के साथ मिलकर ये कैंपेन करा रहा है। अल्टीमेटली अवर ऑब्जेक्टिव कि हम उन लोगों तक पहुंचे जिनके पास बहुत अभी हम पहुंच नहीं पाए हैं, या जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, बहुत तरीके की मिथ है लोगों के अंदर, भ्रांतियां हैं जो अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन अगर राइट प्रोफेशनल्स के साथ अगर ये सुनते हैं, समझते हैं और फॉलो करते हैं, तो मुझे उम्मीद है ये हेल्प होगा। I am again thanks to respected CMD management and our sales director, Mr. Sanjay sir, and all the team who are really working hard, Shruti, Dr. Urvi, Dr. Deepak,
and all technical team. Thanks a lot, and next Sunday हम फिर मिलेंगे, and this we will do. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank Thanks. you. Thank you, Dr. Sir. Thank you. Thank you. Thank you.